अपन 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि जनता आ जाए, फिर अपन क्लास स्टार्ट कर लेंगे। काफी जनता अभी गायब है। क्या हुआ भाई, बारिश के मजे ले रहे हो? चलो ठीक है, चलो ठीक है, तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं फटाफट से। उम्मीद करते हैं कि अब तक सब लोग आ गए होंगे, और जो नहीं आए हैं वो शायद उनकी आने की इच्छा नहीं है आज। सो कोई बात नहीं, ठीक है, चलो। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक बात कर लिया था? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात कर लिया था एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, यहाँ तक बात कर चुके थे। एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, यहाँ तक अपन बात कर चुके थे, ठीक है। सो फटाफट से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और अपन आज की कहानी शुरू करते हैं। नोट डाउन करवा दिया था क्या एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एलिमेंट्री रिएक्शन उन रिएक्शंस को बोलते हैं जो कि सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जो मल्टीपल स्टेप लेते हैं। मल्टीपल का मतलब होता है कि एक से अधिक को ले सकते हैं, तो 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं वो। अगर आपके पास एलिमेंट्री रिएक्शन है तो सिंपली आप वहां पे ये कह सकते हो कि जो स्टोसिमेट्री होगी वही ऑर्डर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ ऑर्डर 1 होगा, यहाँ ऑर्डर 2 होगा, यहाँ ऑर्डर आपके पास 2 + 1 दैट इज 3 होगा। सो इस चीज को ध्यान रखना कि एलिमेंट्री रिएक्शन में आपके पास जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर जो होगा वो सिंपली उसकी स्टोसिमेट्री वाली कहानी हो जाएगी, काम खत्म। ये एलिमेंट्री का है। लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्री रिएक्शन में एक और भी चीज डिफाइन की जाती है जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। सो समझो इस चीज को, ध्यान देना। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है? जो एक स्टेप में हो जाए, उसमें जो स्टोसिमेट्री है वही ऑर्डर हो जाएगा। डन है? चलो नेक्स्ट थिंग कि भैया इसमें और एक क्या खास बात है। सो यहाँ एक और भी टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलरिटी। याद रखना मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री में डिफाइन है, अभी अभी अपन आगे लिखेंगे। और एलिमेंट्री रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी बोलो या ऑर्डर बोलो, बात सेम ही है। सो एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में आप बोल सकते हो कि इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी, मॉलिक्यूलरिटी जो होगी वो मॉलिक्यूलरिटी भी बेसिकली क्या होने वाली है, तो इसके लिए 1 ही होगा, इसके लिए 2 ही होगा और इसके लिए 3 ही होगा। अब समझ में नहीं आया ये मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, तो जरा इस पर अपन गौर फरमाते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी क्या चीज है। तो आज का अपना टॉपिक है बेसिकली यहीं से स्टार्ट होता है, दैट इज मॉलिक्यूलरिटी से। जिन लोगों ने नोट डाउन नहीं किया इसको नोट डाउन करो और फिर आगे कहानी देखेंगे अपन, ठीक है। नोट डाउन करो फटाफट से। ठीक है, नोट डाउन करो। चलो सो ये कहानी हो गई अपने पास कि भैया एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है। अब बात आता है कि भैया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमको कैसे पता चलेगा कि ऑर्डर क्या हुआ। जैसे यहाँ तो देख के लगता है कि 1 + 6 + 3, तो हमको तो बोल सकते कि क्या ऑर्डर 10 है, तो नहीं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो आप रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते। अगर आपको रिएक्शन लिख के दे दिया, बोला कि इसका ऑर्डर बताओ, आप नहीं बता सकते कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर। फिर कैसे बताएंगे? सो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ऑर्डर बताने के लिए, चूंकि ये बहुत सारे स्टेप में हुआ है, तो हमको उस स्टेप को लेना पड़ेगा जो कि सबसे स्लोएस्ट था। सो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में यहाँ जो ऑर्डर हम बताते हैं वो ऑर्डर कहाँ से पता चलता है, तो वो पता चलता है स्लोएस्ट स्टेप के हिसाब से। जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप था उसका ऑर्डर या उसकी मॉलिक्यूलरिटी, दोनों बोल सकते हो। तो स्लोएस्ट स्टेप का ऑर्डर या उसकी मॉलिक्यूलरिटी वही होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर, ठीक है। अब इस चीज को मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में ये कैसे हुआ क्या हुआ, पर फटाफट से इसको नोट डाउन कर चुके हो। अब ये चीज नोट डाउन करो, जो अभी बताया वही चीज है। क्या है? सो इसका मतलब मैं एक बार पढ़ के समझा रहा हूँ। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय स्लोएस्ट स्टेप एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। मतलब जो सबसे स्लो स्टेप है उसका मॉलिक्यूलरिटी बोल लो या उसका ऑर्डर बोल लो, वही होगा पूरे रिएक्शन के लिए ऑर्डर,
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, इसको ध्यान रखना है सिंपल कि सबसे स्लो जो स्टेप होगा ऑर्डर उसी के हिसाब से डिफाइन होगा, रेट उसी के हिसाब से डिफाइन होगा, कहानी उसी के हिसाब से चलेगी। इस चीज को मैं थोड़ा एक एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल लेके मैं समझाऊंगा, पर फिलहाल छापो इसको कि भैया कोई भी रिएक्शन जो मल्टी स्टेप में होता है उसका स्पीड किस पे डिपेंड करता है, तो सबसे जो स्लो स्टेप होता है उसी पे डिपेंड करता है कि वो कितने स्पीड से चलेगा। छापो, फिर मैं इसका मतलब समझाता हूँ कि स्लोएस्ट स्टेप पे कहानी कैसे डिपेंड करती है। जो भी होगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, वो किस पे डिपेंड करेगा, सबसे स्लो स्टेप पे। ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं, इस एग्जांपल को ध्यान देना। ठीक है, हुआ क्या कि अपने हम छपरा की थोड़ा ट्रैफिक सिस्टम को गौर से देखते हैं। तो मान लो ये छपरा का ये रोड है, ठीक है, ये मान लो रोड है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ कुछ में बीच बीच में अपने चौराहे हैं। ठीक है, तो एक चौराहा यहाँ हो गया मान लो, एक चौराहा यहाँ हो गया मान लो, एक चौराहा यहाँ हो गया मान लो, एक चौराहा यहाँ हो गया मान लो। ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट फाइनल पॉइंट है, दैट इज एफ। यहाँ पे कोई खड़ा है जो कुछ चीजों को ऑब्जर्व करने वाला है। ठीक है, समझना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल, इसको प्यार से समझना। यहाँ पे एक चौराहा है, मान लो ये रेलवे स्टेशन है, फॉर अ टाइमिंग मान लो ये रेलवे स्टेशन है, स्टेशन है, ये स्टेशन है, और स्टेशन से फॉर अ टाइमिंग मान लो कहाँ आ रहे हैं, तो मान लो कि सेंटर पे आ रहे हैं, अवंती सेंटर पे आ रहे हैं। तो क्या क्या कैसे कैसे चीजें क्रॉस करेंगे हम उस पर बात करते जाते हैं। सो रेलवे स्टेशन से निकले तो सबसे पहले अपने को मिला भरत मिलाप चौक। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता देना। ठीक है, सो मान लो भरत मिलाप चौक मिला, तो ये है भरत मिलाप चौक। ठीक है, फिर उससे आगे बढ़े तो हमको मिला यहाँ पे दरोगा राय चौक। फिर आगे बढ़े तो यहाँ मिला हमको थाना चौक। आगे बढ़े तो मिला म्यूनिसपैलिटी चौक, और फिर म्यूनिसपैलिटी चौक से हम आगे बढ़े तो हमने यहाँ पे मतलब टर्न ले लिया और फाइनली हम सेंटर पे पहुंच गए। सो कहानी कैसी है, कहानी ऐसी है कि मान लो कि यहाँ से अब हमको कहानी ऐसी ऐसे समझो कि कुछ कार्स हैं जो थोक के भाव यहाँ स्टेशन से निकली हैं, मतलब 2-4 हजार कार्स हैं जो स्टेशन आई हैं, और यहाँ से अब ये क्या होना है, तो इनको सेंटर पे पहुंचना है फॉर अ टाइमिंग मान लो। ठीक है, अब कहानी कैसी है देखो ध्यान देना। ये जो बीच में ये जो रोड है, ये जो जो रोड है या ये वाला जो रोड है, यहाँ पे क्या है ना कि इस रोड की थिकनेस मान लो थोड़ी कम है। सो काइंड ऑफ मान लो कि भैया ये बहुत पतला रोड है, बहुत पतला रोड है। ये उतना चौड़ा रोड नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट करते थे, इससे पतला रोड है ये। ठीक है, इसके बीच में अब हो क्या रहा है, सो क्वेश्चन समझो। यहाँ से पर मिनट स्टेशन से, पर मिनट की कहानी है, हर मिनट स्टेशन से, ध्यान देना, इसको आराम से फील करके देखना। पर मिनट, आपको ये कहानी में डिस्कस करने वाला हूँ, पर मिनट की कहानी है। पर मिनट स्टेशन से मान लो कि 100 कार्स चलती हैं, 100 कार्स को वहां से छोड़ा जाता है, पर मिनट 100 कार्स निकलती हैं। ये जो चौराहा है, इस चौराहा के बाद ये जो रोड है, इस रोड में भी 100 कार्स पर मिनट चल सकती है। जैसे 100 कार इसमें पर मिनट चल सकती है, 100 कार यहाँ से भी पर मिनट क्रॉस हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इस जगह से भी, लेकिन इस जगह से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार पर मिनट क्रॉस हो सकती है इस रोड से, वो मान लो कि 20 है। 20 कार ही पर मिनट क्रॉस हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। इसकी भी कैपेसिटी है कि यहाँ से 100 कार पर मिनट क्रॉस हो सकती है। इसकी भी कैपेसिटी है कि यहाँ से 100 कार पर मिनट क्रॉस हो सकती है। चलो इसको तो मैं 1000 कर देता हूँ कि 1000 कार पर मिनट क्रॉस कर सकती है, ये रोड इतना चौड़ा है। ठीक है, चलो वहां से ट्रैफिक को खोल दिया गया, कहानी चलनी शुरू हो गई है, रोड चलना शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद मान लो 1 आध मिनट बीत गया, उसके बाद अब ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं कि कहानी कैसी है। यहाँ पे जो आदमी बैठा था, मुझे ये बताओ, इस आदमी को जो एफ पोजीशन पे बैठा था, ये बताओ कि अगर ये 5 मिनट बाद ऑब्जर्व करना चाहे कि यहाँ से कितनी कार्स पर मिनट क्रॉस हो रही हैं, तो कितनी कार पर मिनट क्रॉस हो रही होंगी, मुझे बताओ। 100 कार पर मिनट पहले रोड की कैपेसिटी है, दूसरे वाले की भी 100 कार पर मिनट जो पास हो सकती है, तीसरे में 20 कार पर मिनट पास हो सकती है, चौथे से 100 कार पर मिनट पास हो सकती है, और जो लास्ट वाला रोड है उससे तो 1000 कार पर मिनट पास हो सकती है। अब बोलता क्या है, जो ये आदमी खड़ा है, ये यहाँ खड़ा होकर देखना चाहता है कि एक्चुअल में इससे कितना क्रॉस हो रहा है, एक्चुअल में इस रोड से पर मिनट कितनी कार क्रॉस हो रही हैं। लगातार गाड़ियां चल रही हैं, बताओ मैक्सिमम कितनी कार पर मिनट क्रॉस हो रही होंगी। अनुष्का बोल रही है 1220, दिव्यांशु बोल रहा है 20, दीक्षा बोल रही है 20। ठीक है,
ओके, सब कुछ सोचो आराम से, ये क्वेश्चन अच्छा है, लॉजिकल क्वेश्चन है। आर्यन बोल रहा है 20, ठीक है। हाँ जी, मतलब ये क्वेश्चन तो यार केमिस्ट्री है नहीं, मैथ्स है नहीं, रोड पर चलने वाला नॉर्मल क्वेश्चन है, एक लॉजिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या तकलीफ है तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि इसके भी आंसर नहीं आ रहे हैं। मतलब कुछ जनता आंसर दे दी है, बाकी जनता तो गायब ही है। हाँ जी, रुको जरा मैं पकड़ू तो। पांडे ठीक है, निखिल, प्रत्युष, श्रेवांश, कहाँ है भाई आपके आंसर? हाँ जी, कुछ उम्मीद है आंसर के? ये बताओ कि जो आदमी यहाँ खड़ा है, मान लो यहाँ कौन खड़ा है, किसी एक को पकड़ लेते हैं, मान लो यहाँ पे रेवांश खड़ा है, चलो लास्ट नाम रेवांश खड़ा है। तो ये बताओ कि रेवांश को पर मिनट कितनी कार क्रॉस होते हुए दिखेगी? धड़ल्ले से कार क्रॉस हो रही हैं। चलो ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, इस चीज को समझो। इसका कैपेसिटी जरूर है 100 कार का, क्या बात है अनुष्का? 100 का इसका कैपेसिटी है, इसका भी 100 का कैपेसिटी है पर मिनट। लेकिन इस रोड की तो कैपेसिटी है अपने पास 20 कार पर मिनट की, मतलब 20 से अधिक ये अलाउ ही नहीं कर सकता पर मिनट जाने की। जब ये 20 से अधिक कार को अलाउ नहीं करेगा तो क्या आगे वाले रोड में 100 कार मिलेगी हमको पर मिनट? नहीं मिलेगी। इस बात को समझो कि भले ही इसकी कैपेसिटी है 100 कार पर मिनट की, लेकिन इसको तो 20 कार ही पर मिनट मिलेगा, क्योंकि पीछे वाले ने तो इसको रोक दिया है। 20 से अधिक कार पर मिनट वो दे ही नहीं रहा है। तो भले इसकी कैपेसिटी 100, क्या 100 कार पर मिनट इसको मिलेगा? नहीं, इसको कितना मिलेगा? 20 कार ही पर मिनट मिलेगा। इस भाई को भी कितना मिलेगा? 20 कार ही पर मिनट मिलेगा, भले ही ये 8 लेन क्यों ना बना दो। तो तुम सोच के देखो, एक बात बताओ मेरे को, खुद से लॉजिक लगाओ ना यार। मान लो ऐसा हो गया कि थाना रोड और यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी चौक के बीच में रोड को एकदम सिकुड़ा कर दिया गया, एकदम एक एक कार ही क्रॉस हो रही है। अब उसके बाद तुम हाईवे बना दो, हाईवे पे 6 लेन बना दो। क्या 6 लेन में चलने की कैपेसिटी है 50 कार की एक साथ, तो 50 कार चलेगी वहां पे? अबे पहुंचेगी नहीं तो चलेगी क्या? कैपेसिटी होने से थोड़ी हो जाता है, वहां कितना पहुंच रहा है उस पर डिपेंड करेगा ना। तो भैया इसके पास तो पहुंच ही रहा है मैक्सिमम 20 कार पर मिनट। तो यहाँ से कितनी कार क्रॉस हो सकती है? सो पर मिनट 20 ही क्रॉस होगी, इससे ज्यादा क्रॉस होने की तो संभावना है ही नहीं। ये खोपड़े में गया कि नहीं गया, मुझे ये बता दो। किसको किसको खोपड़े में चला गया? जरा हैंड रेज करो तो, किसको किसको खोपड़े में गया, क्या समझ में आ गया 20 कार पर मिनट कैसे होगा? जरा हैंड रेज करके बताओ मुझे, किसको किसको खोपड़िया में गया कि हाँ 20 कार पर मिनट कैसे होगा, ये हमको समझ में तो आ रहा है। 8 लोगों को समझ में आ रहा है, बाकी जनता तो हाथ खड़ी करके बैठी है, हमको तो पता ही नहीं चल रहा है। हाँ जी, हर्षित, मुस्कान, सौरभ, आयुष, शोएब, आशुतोष भेजे में नहीं गया ये? और अगर मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है तो बेटा फिर क्लास का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, चलो। सो यहां से ये तो हम आइडेंटिफाई कर लिए कि पर मिनट कितना कार क्रॉस होगी। अब मुझे ये बताओ, मान लो मैं इसको चेंज कर दूं, मैं इसको 100 के बजाय 2000 कार कर दूं, 2000 कार पर मिनट यहाँ क्रॉस हो सकती है। क्या ये 20 कार जो हमारे पास आ रहे हैं उस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या इसकी कैपेसिटी को मैं 5000 कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, अभी भी 20 कार ही पर मिनट मिलेगी। मतलब इससे हमको क्या समझ आया? इससे हमको समझ ये आया कि कोई भी काम जब वो मल्टीपल स्टेप्स में होता है, तो लेकिन उसकी स्पीड जो होती है, कि कितने स्पीड से वो काम हो पाएगा, वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि जो सबसे स्लो वाला है वो किस स्पीड से हो रहा है। अगर आपको यहाँ 20 से इसका स्पीड बढ़ाना है तो आपको एक्चुअल में इस रोड को चौड़ा करना पड़ेगा, ना कि इसको चौड़ा करोगे तो फर्क पड़ेगा, इसको करोगे तो फर्क पड़ेगा। सो अगर हम चाहते हैं अपने रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना, तो जब जो सबसे स्लो है उसको तेज करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं स्लो करना, तो किसी एक को पकड़ के स्लो कर दो, जो सबसे स्लो होगा डिसाइड उसी के अकॉर्डिंग होगा। सो यही चीज कहता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लोएस्ट स्टेप से डिफाइन होता है। क्यों? क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप ही तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और जहां से रेट डिटरमाइन होगा, वहीं से हमको पता चलेगा कि भैया रिएक्शन जो है उसका ऑर्डर क्या है, जहां से रेट डिटरमाइन कर पाएंगे। यहीं से तो हमको स्पीड पता चल रहा है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही है, जो सबसे स्लो है। मतलब ऑर्डर भी कौन बताएगा? जो सबसे स्लो है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है वही अपने पास क्या होता है? सो दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यही कहना चाहता है अपने पास ये स्टेटमेंट कि अपने पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ गया, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अगर वो 50 स्टेप में भी होगा तो हमको टेंशन नहीं है, जो सबसे स्लो है हमको उसको पकड़ना है, डिसीजन उसी के अकॉर्डिंग होगा। कोई ऐसा जिसको अभी भी लगता है कि ये समझ नहीं आया? डन है? चलो, तो ये अपने पास कहानी हो गई रिगार्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रिगार्डिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने मॉलिक्यूलरिटी बताई थी, तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं। याद करना, बोर्ड्स में बहुत पूछा जाता है, ठीक है? चलो, इस चीज को नोट डाउन कर लिए क्या? कोई ऐसा जो नोट कर रहा है अभी भी? कोई ऐसा जो अभी भी नोट कर रहा है? कोई ऐसा जो अभी भी नोट डाउन कर रहा है इसको? नहीं है? चलो ठीक है, इस पे आते हैं, ठीक है? बोलता क्या है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, समझो। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन में जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं, उसी चीज को बोलते हैं, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। वो करके क्या करते हैं, तो देखो, वो कोलाइड करते हैं और कोलाइड करके क्या करते हैं, वहां पे प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो इस चीज को समझो, ध्यान दो, क्या बोलता है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली in order to bring a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन करने के लिए जो एट अ टाइम कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है? अब बात है कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, तो ये उसी का डेफिनेशन जो यहाँ लिखा था, ये वही चीज है। ऑर्डर क्या था, तो ऑर्डर वाज द सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन में ऑर्डर जो था वो ऊपर के पावर का सम था। ये क्या है, सो ये है एलिमेंट्री रिएक्शन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों का डिफरेंस समझो। ऑर्डर था वो रेट इक्वेशन का पावर का सम था। मॉलिक्यूलरिटी क्या है, सो किसी भी रिएक्शन में कितने पार्टिकल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं एट अ टाइम रिएक्शन के। याद रखने वाली बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए वैलिड है। नेक्स्ट थिंग, ऑर्डर जो है वो 0, 1, -1, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है। मतलब मॉलिक्यूलरिटी या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। क्या मतलब, मतलब ये कि भैया या तो एक मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट बन रहा होगा, या 2 से, या 3 से, मतलब 3 से अधिक मॉलिक्यूल कभी रिएक्शन में एट अ टाइम टकराते नहीं है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है कि 3 मॉलिक्यूल रिएक्शन में एट अ टाइम नहीं टकराते। सो मॉलिक्यूलरिटी क्या क्या हो सकता है, 1, 2 और 3 ही सिर्फ हो सकता है, ना ही 0, ना ही फ्रैक्शन, ना ही नेगेटिव। चलो, मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऑर्डर जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। वो हम एक्सपेरिमेंट से पता करते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी हम थियोरी से पता करते हैं। एग्जाम्पल समझो, जस्ट इस रिएक्शन में मैंने बोला था कि इसका ऑर्डर भी 1 है, मॉलिक्यूलरिटी भी 1 है। कैसे पता चला, यहाँ 1 था तो यहाँ 1 लिख लिया, यहाँ 2 था तो यहाँ 2 लिख लिया, यहाँ 2 + 1 3 था तो 3 लिख लिया। कोई ये बोल सकता है बैलेंस तो हम अपने हिसाब से कर लेंगे तो मॉलिक्यूलरिटी बदल जाएगा? नहीं, बैलेंस जो है वो आपको हमेशा एग्जाम में करके दिया जाएगा, तो उस बैलेंस के अकॉर्डिंग ही मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन होती है। चलो, सो कहानी हो गई कि भैया मॉलिक्यूलरिटी 1, 2 और 3 हो सकता है। नेक्स्ट, ये थ्योरेटिकल है, ये एक्सपेरिमेंटल है। ऑर्डर जो है वो एलिमेंट्री हो या कॉम्प्लेक्स हो, दोनों में बताया जा सकता है। मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ और सिर्फ डिफाइन होती है एलिमेंट्री रिएक्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी का कोई मतलब नहीं है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी हैज नो मीनिंग, जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर इज डिटरमाइंड बाय द स्लोएस्ट स्टेप। सॉल्वेस्ट लिखा है, स्पेलिंग एरर है। slowest step and the order and molecularity of slowest step are same। ये बिल्कुल पुराना वाला स्टेटमेंट है जो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, कि ऑर्डर जो है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में सबसे स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग होता है, और उसका मॉलिक्यूलरिटी बोल लो या उसका ऑर्डर बोल लो, बात क्या हुआ, सेम ही हुआ। फटाफट छापो, किसी को तकलीफ है तो पूछना, फटाफट छापो। हैंड रेज करो किसी को तकलीफ है तो। ये बिल्कुल थियरी है, एग्जाम में सीधे पूछा जाता है मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बीच में डिफरेंस क्या है, तो रट्टा मार के रखना, ये डिफरेंस होता है। छापो फटाफट से, बोलो अनुष्का। सही, इसका फर्स्ट पॉइंट बताइए ना, मॉलिक्यूलरिटी का।
मॉलिक्युलरिटी का डेफिनेशन, वही डेफिनेशन बोलता है, इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस विच मस्ट कोलाइड, नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल आयन जो लड़ते हैं, कोलाइड करते हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द केमिकल रिएक्शन। मतलब एक साथ जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, टकरा रहे हैं किसी रिएक्शन को कराने के लिए, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही किसी रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी होती है। फॉर अ टाइमिंग, मान लो किसी रिएक्शन में 3 मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं तो प्रोडक्ट बनता है, तो मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। चलेगा? ठीक। हाँ, छापो फटाफट से। छाप लिया? सो इसको सीधे याद करके रट्टा मार के रखना कि मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, बिल्कुल रट्टा मार के रखिएगा। कोई ऐसा जो अभी भी छाप रहा है? छापो छापो, कोई दिक्कत नहीं, छापो आराम से। छापो छापो छापो। हो गया? चलो ठीक है, ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। सो अब अपन आते हैं इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे न्यूमेरिकल्स बहुत अधिक पूछे जाते हैं, चाहे बोर्ड हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। ये क्या होते हैं? ठीक है, देखो ये यूज किया जाता है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यूज किया जाता है पता करने के लिए कि कितना टाइम में कितना रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। ये पता करने के लिए इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया, इस क्वेश्चन को ध्यान दो। क्वेश्चन दे दिया, बोलता क्या है कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 10 मोलर था, रेट कांस्टेंट 0.01 है। बोलता क्या है कि व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, बताओ कितना बचेगा 16.67 मिनट के बाद। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी अपने को मिलता है, मतलब हमको ये दे दिया कि भैया रेट ऑफ रिएक्शन क्या, आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाना पड़ेगा
और तब जाके आपको पता चलेगा कि कितना रिएक्टेंट बचेगा, या पूछ दिया कि कितना रिएक्ट कर गया इतने टाइम में। सो ये कहानी हमको पता करने के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ का इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे इंटीग्रेटेड रेट लॉ वर्क करता है, इस पे जरा गौर फरमाते हैं। मान लो अपने पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। सो मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है जो आर से पी प्रोडक्ट दे रहा है। मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने मान लिया कि इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो था, वो मान लिया कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट था, और किसी टाइम टी पे, कोई टाइम टी जो है, उस टाइम टी पे जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है वो मान लो कॉन्सेंट्रेशन है आर एफ। सो पता अपने को यही करना है कि अगर ये टी टाइम बीत जाएगा तो ये आर एफ कितना होगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का कितना बचेगा, हमको यही पता लगाना है। बोला 10 मिनट बाद बताओ, 20 मिनट बाद बताओ, 100 मिनट बाद बताओ कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना बचेगा रिएक्टेंट का, हम कैसे पता लगाएं। सो हम इसके लिए इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। डेरिवेशन ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि भैया किसी भी रिएक्शन में जो रेट होगा, चूंकि ये जीरो ऑर्डर है, तो हम बोल सकते हैं कि K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R टू द पावर जीरो होगा। जीरो ऑर्डर है तो हमको पता है कि रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का पावर क्या होगा, जीरो। चलो, अच्छा, अब हमको एक चीज और भी पता है, यहाँ से हम चाहे तो रेट तो लिख सकते हैं ना कि रेट इक्वल टू क्या होगा, तो माइनस dr/dt, और यहाँ पे ये हो सकता है dp/dt। हम ये भी लिख सकते हैं, हमको पता है, हम तो शुरू से ये देख चुके हैं कि भैया कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट के या डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में या प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में हम रेट लिख सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, चूंकि हमको ये निकालना है कि रिएक्टेंट कितना बचा, तो हम इस चीज का इस्तेमाल करेंगे। यहीं से तो हमको पता चलेगा कितना बचा। सो हम रेट की जगह क्या करें, इसको सब्स्टिट्यूट करके लिख लें। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं माइनस dr/dt इक्वल्स टू k इंटू, अच्छा, किसी भी चीज का पावर जीरो मतलब वो क्या हो गया, 1, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, डन है। अब हम क्या कर रहे हैं कि देखो इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, कैसे, तो इस dt को उठा के पहले राइट साइड भेजा, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ dr इक्वल्स टू माइनस, सॉरी, इक्वल्स टू प्लस के dt। डन है। अब इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों साइड में, इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों साइड में, ध्यान देना। चलो, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा कि माइनस, बाहर लिख लेता हूँ, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इक्वल्स टू के डी टी का इंटीग्रेशन। अच्छा, इससे क्या हमको मिलेगा, ध्यान दो, हमने इसको इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, तो हमको पता है कि इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था आर नॉट रिएक्टेंट का, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, आर एफ है रिएक्टेंट का, टाइम कितना लगा है, तो जीरो से स्टार्ट किया, टी टाइम लगा है इसको कंप्लीट होने में, लिमिट लगा लिया। अब फटाफट से इसको पुट करो, सो हम इसको लिख सकते हैं माइनस डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर, डी आर का इंटीग्रेशन आर, ठीक है, और ये आर नॉट से आर एफ है, तो हम लिमिट लगा के चाहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, आर एफ माइनस आर नॉट, बड़ा ब्रैकेट लगा लिया, इक्वल्स टू के, ये जीरो से टी है तो dt का इंटीग्रेशन t, के बाहर निकल जाएगा, के तो कांस्टेंट है, और t, और यहाँ पे ये t लिमिट लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, बेसिकली t जीरो, t माइनस जीरो, तो दैट इज t ही बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। चलो, अब इसको आगे देखते हैं। सो अगर मैं इस माइनस को अंदर लेके चला जाऊं तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि ये हो जाएगा आर नॉट दैट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस आर एफ दैट इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू के टी, हो गया। अब इसको चाहे तो अपन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आराम से बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, सो बस इसको रीअरेंज कर दिया, आर एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सो भैया ये के टी को इधर लेकर माइनस कर दिया, सो आर नॉट माइनस के टी। तो हमारे पास बेसिकली एक इक्वेशन ये बन के मिल गई है। इसी इक्वेशन को ध्यान रखेंगे तो अपना काम जीवन भर चलता रहेगा। अपने को अगर पता हो कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना रिएक्टेंट का, ये फाइनल रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है एट टाइम टी, ये इनिशियल रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है एट टाइम जीरो, और ये टी टाइम तो हम बता सकते हैं कि कितना टाइम लगा, या अगर हमको टाइम पता, रेट कांस्टेंट पता, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हैं कितना बचेगा। मैं इन सारों का मतलब लिख देता हूं बगल में। आर नॉट का मतलब है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है।
ठीक है, एनसीईआरटी में इसको थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है। आरएफ क्या है? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, टी टाइम पे कितना है, ठीक है। और टी क्या है अपने पास? टाइम टेकन, टाइम टेकन। के तो हमको पता ही है, दैट इज के इज द रेट कांस्टेंट। तो यहां से हमको एक इक्वेशन बन के मिल गई जिसमें आपको सीधे वैल्यू पुट करना है। ये कॉन्सेंट्रेशन तो ये निकाल सकते हो, आपको टाइम पता तो आप इनिशियल बता सकते हो, ये सारी चीजें आप इसका यूज करके बता सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलो, सो ये अपने को एक इक्वेशन बन के मिल चुकी है, इसको सीधा रट्टा मार लेना और डेरिवेशन भी बहुत काम का है। एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको यहाँ पे बस फर्क ये है कि इसके जगह पे ए का यूज कर देता है और इसके जगह पे ए माइनस एक्स का यूज कर देता है। कुछ बुक्स में सिर्फ इसके जगह एक्स लिखेगा। तो बस आप ये समझ लो, आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू केटी। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, टर्म कुछ भी यूज करे, ए एक्स बी वाई कुछ भी यूज करे, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड में आएगा, आप इस डेरिवेशन का इस्तेमाल करना, आपका 0.001 मार्क्स भी नहीं कटेगा। बस लिख देना आर नॉट का मतलब क्या है, आर एफ का मतलब क्या है। ए और एक्स का इस्तेमाल नहीं भी करोगे तो कोई समस्या नहीं है। चलो, इसको छापो। समझ में मेरे को पता है कि इसको समझने में दिक्कत होगा, पर इसको छापो और आगे के क्वेश्चन करोगे तो पता चलेगा ये तो महावाहियात था। बस आपको ये फॉर्मूला रट्टा मार के रखना है, ये ध्यान रखना। छापो फटाफट से। ठीक है अनिमेश, वेरी गुड। आगे जाओगे तो आपको दिखेगा ये ए एक्स वाली कहानी दिखेगी, इंतजार करो थोड़ा सा। इसलिए एनसीईआरटी को देख के परेशान नहीं होना। छाप लिया सबने? ये इक्वेशन ध्यान रखना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियल माइनस फाइनल इक्वल्स टू केटी। अच्छा, इसको देख के ना थोड़ा याद करोगे तो एक इक्वेशन जैसी ये मिलती जुलती है। थोड़ा मैं याद दिलाता हूँ आपको ये कहानी कैसी है। एक इक्वेशन ऐसा पढ़े थे, याद आ रहा है कुछ? ये क्या हुआ करता था? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। बिल्कुल वैसे, बस फर्क कितना है, बिल्कुल बस फर्क कितना है कि ये इनिशियल माइनस फाइनल है। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस चलता है, ठीक है। और इस केस में आप लिखते थे, इस केस में भी आप यही लिखते थे, याद करोगे तो दैट इज dv बाई dt इक्वल्स टू a। यहाँ a है और यहाँ देखो तो dr बाई dt इक्वल्स टू क्या है? k है। तो जहाँ a है वहाँ k है, बस वहाँ चूंकि माइनस है इसलिए ये जो है वो आगे पीछे हो गया, इनिशियल माइनस फाइनल हो गया, और यहाँ फाइनल माइनस इनिशियल हुआ करता था। बाकी तो कहानी बिल्कुल सेम है। आप इसमें भी तो यही करते थे ना, dv बाई dt इक्वल्स टू a, तो dv इक्वल्स टू a dt, दोनों साइड इंटीग्रेट करते थे और ये इक्वेशन बन के चली आती थी, ठीक है। बस यहाँ पे ये डी एक्सेलरेशन है और वो एक्सेलरेशन होता था। फर्क इतना है, यहाँ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, मतलब स्पीड क्या हो रहा है? घट रहा है। वहां स्पीड क्या होता था? बढ़ रहा होता था। सो वहां निगेटिव लगा लोगे ए में तो कहानी उल्टी हो जाएगी, और क्या।
बात समझ में आ रहा है? सो वहां का स्पीड और यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन बात क्या है, सेम है। हो गया, छाप लिया सबने? चलो अब इस क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व करो। बोलता क्या है कि एक रिएक्शन है, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, पहले तो ऑर्डर समझो। वो बोलता है कि 10 मोलर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था रिएक्टेंट का, के जो है वो 0.01 मोलर पर सेकेंड है, यूनिट ध्यान रखना, पर सेकेंड दिया हुआ है। बोलता है व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर 16.67 मिनट, 16.67 मिनट बीतने के बाद बताओ कि रिएक्टेंट का कितना कॉन्सेंट्रेशन बचेगा। मतलब आरएफ बताना है आपको, कितना बचा वो क्या था, आरएफ था। फटाफट बताओ। याद रखना कि टाइम मिनट में दिया है, अप्रोक्सीमेशन आप ले सकते हो, अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो। अगर कहीं आपको 1000.2 आएगा तो उसको 1000 मान लेना, 1000.2 आएगा तो उसको 1000 मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 16.67 के जगह आप इसको पहले मिनट में कन्वर्ट करो, फिर बताओ कि आरएफ कितना आएगा। शुरू हो जाओ। कितना रिएक्टेंट बचा? मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। दिव्यांशु गलत है। अनिमेश सही है। दिव्यांशु इनिशियल दिया है, फाइनल पूछा है। इनिशियल दिया है, फाइनल पूछा है। इक्वेशन अच्छे से देखो। अनिमेश वेरी गुड। गुड दिव्यांशु। रितेश ठीक है, लेकिन वो 0.002 नहीं मानो। मैंने बोला था 1000 को आप 1000.02, 1000.2 को आप सीधे 1000 मान लो, ये मैंने पहले बोला था। बाकी रितेश ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, सो यहाँ ध्यान दो कि हमको टाइम कितना लगा है। सो हम यहाँ से बता सकते हैं टाइम जो लगा है वो लगा है 16.67 इंटू 60, तो बाबू ये लगभग लगभग लगा है 1000 सेकेंड। डन है। चलो, अब आपको क्या क्या दिया हुआ ध्यान दो। आपको बोला है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब आर नॉट, मैं डब्बा लगा के लिख दे रहा हूं अभी, बाद में डब्बा लगाना छोड़ दूंगा। ये आपको दिया है 10, के की वैल्यू आपको दी है, के है 0.01। आपको पूछा है कि आरएफ कितना होगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना लेफ्ट, रिएक्टेंट लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, कितना रिएक्टेंट है। ठीक है, और आपको टाइम दे दिया है कि कितना टाइम इसमें बीता है, तो आपको टाइम बता दिया कि भैया ये 1000 सेकंड लगा है, 1000 सेकंड आपको रिएक्शन में लगा हुआ है। ठीक है, 1000 सेकंड आपको लगा है। डन है, बस इक्वेशन पुट कर लो। इक्वेशन क्या बोलता है, सो बोलता है कि आर नॉट माइनस आर एफ इक्वल्स टू के टी। अब डब्बा नहीं लगा रहा, डब्बा आप अपने इक्वेशन में लगाइएगा। ठीक है, आर नॉट आपको कितना दिया हुआ है 10, आर एफ हमको नहीं पता, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन के कितना दिया हुआ है 0.01, टाइम कितना है 1000 सेकेंड। तो इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया 10 आ गया। सो आर एफ की वैल्यू, इसको 10 को उधर ले आकर माइनस किया तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना आ गया 0। मतलब ये रिएक्शन जो है वो 16.67 मिनट में खत्म हो गई, पूरे तरीके से रिएक्टेंट क्या हो गया, खत्म हो गया।
डन है। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जीरो का मतलब क्या है, रिएक्शन ओवर हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, परीक्षा में लगा ले भाई, लगा देता हूं मैं, ठीक है। सो इसका मतलब कि ये रिएक्शन 16.67 मिनट में खत्म हो गया। डन है। अब बात ये आती है कि चलो कितना रिएक्टेंट बोलता है रिएक्ट किया, मुझे जल्दी बताओ कितना रिएक्टेंट रिएक्ट किया इतने टाइम में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना रिएक्ट किया है। तो भैया बोल सकते हैं ना कि हमने लिया कितना था, रिएक्टेड। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रिएक्टेड क्या होगा, रिएक्टेड कितना होगा, तो जितना लिया था माइनस जितना बचा। तो भैया लिया था दैट इज आर नॉट, बचा कितना, तो आर एफ, यही होता है अपने पास रिएक्टेड। तो बेसिकली रिएक्ट कितना हो चुका है, सो रिएक्ट कितना हो, सॉरी हाँ ठीक है, सो रिएक्ट कितना हो चुका है, तो आर नॉट क्या हो गया अपने पास, ये है 10, बचा कितना है 0, तो बेसिकली रिएक्ट कितना हो गया 10 मोलर पूरा का पूरा, ठीक है। सो रिएक्ट कितना हुआ, जितना लिया आर नॉट, जितना बचा आर एफ, दोनों का डिफरेंस दैट इज 10। तो बेसिकली आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि केटी किसके बराबर होगा, तो रिएक्टेंट रिएक्टेड के बराबर होगा, ये भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास कहानी हो गई कैसे क्वेश्चंस जीरो ऑर्डर पे आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन करो फटाफट से सॉल्व इसको। अब इस क्वेश्चन में आपको खुद से सोचना है क्या दिया है क्या निकालना है, सोचो आराम से, मैं पढ़ देता हूं। एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का जो लेफ्ट हुआ मतलब जो बचा है, अब की बार आर एफ है 10, के अभी भी 0.1 ही है, बोलता क्या है व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टेकन, बोलता क्या है कि कितना लिया था, मतलब आर नोट कितना था, अगर टाइम जो लगा है वो 100 सेकंड लगा है इस रिएक्शन में, तो रिएक्शन में 100 सेकंड लगा है, तो बताओ कि कितना रिएक्टेंट लिया था। शुरू हो जाओ, 100 सेकंड लगा है तो बताओ कितना रिएक्टेंट लिया था, और उसके बाद फिर बताना है कितना रिएक्ट किया है। शुरू हो जाओ फटाफट से, पहले आर नॉट बताओ फिर आर नॉट माइनस आर एफ बताना है। वेरी गुड दिव्यांशु, वेरी गुड, वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड अनिमेश। भाई पीछे वाला इसका आंसर छाप के नहीं बोल दे रहे हो ना। दिव्यांशु गलत है। अच्छा हो, कितना रिएक्ट किया ये बता रहे हो, माइनस कैसे लगा दिया, रिएक्ट किया तो प्लस में आएगा ना, जितना लिया था माइनस जितना बचा। हाँ चलो इक्वेशन पुट करना शुरू करते हैं, इसमें सेम वही कहानी अपने पास, रट्टा मारा हुआ आर नॉट माइनस आर इक्वल्स टू क्या होता है भैया, केटी होता है। हमको पता है कि यहाँ 100 सेकंड दिया हुआ है, टाइम इक्वल्स टू कितना है 100 है, के बराबर कितना है 0.1 है, आर कितना है तो अब की बार 10 है, 10 मोलर ही तो अपने पास बचा हुआ है, आर नॉट पूछा है, आर नॉट नहीं बता सकते हो कितना होगा, सो आर नॉट कितना हो जाएगा, सो यहाँ से आ गया आपके पास 10, यहाँ से आ गया 10, तो 10 प्लस 10 दैट इज 20। तो कितना लिया था 20 मोलर लिया था, हमको पता चल गया। कितना रिएक्ट कर गया, तो भैया रिएक्टेड कितना होगा, जितना लिया माइनस जितना बचा, सो रिएक्टेड कितना होगा, सो हम बोल सकते हैं 20 माइनस 10 दैट इज 10, चलेगा। आर्यन कहाँ है भाई, सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है क्वेश्चन, आर्यन दीक्षा आंसर नहीं आया मेरे पास, सॉल्व हो रहा है या बस हवा में है। रेवांश आंसर नहीं आया मेरे पास, तमन्ना आंसर नहीं आया मेरे पास, कहाँ गई, व्हाट्सएप चेक करो, क्यों व्हाट्सएप चेक करो, व्हाट्सएप में क्या हो गया, अच्छा सॉल्व हो गया पर टाइम लग गया, अच्छा ठीक है। हाँ जी
कोई कष्ट है यहां तक? कोई ऐसा जिसको लगता है कि जादू हो गया? कोई ऐसा जिसको ये क्वेश्चन जादू हो गया? जल्दी बताओ मेरे को। और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो समस्या है जीवन में। फॉर्मूला पता, सीधे वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है, फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है। हाँ जी, डन है। ओके अनिमेश, देखते हैं। चलो, सो ये कहानी हो गई आपके पास कि भैया किस तरीके से आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन को सॉल्व कीजिएगा। डन है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर दे दिया तब क्या करें? ठीक है, चलो ये क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन को जरा बताओ तो। इस क्वेश्चन को देखो जरा, बताओ क्या आंसर आएगा फटाफट से। दो क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं और फिर अपन देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सॉल्व कर तो जरा इसको। ठीक है, बोलता है कि रेट कांस्टेंट के साथ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन क्या बनता है? कौन सा इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन का? जल्दी इक्वेशन देखो। आर्यन ठीक है, दिव्यांशु ठीक है, अनिमेश ठीक है, अभिषेक ठीक है, अनुष्का ठीक है। चलो, महावाहियात सा क्वेश्चन है भैया, हमको दिख रहा है एक ही तो इक्वेशन है ये, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे भैया? तो हमको पता है, बस वही इक्वेशन पुट कर देना है। तो यहाँ देखो, समझो, यहाँ आर नॉट की जगह ए नॉट और यहाँ फाइनल आर एफ की जगह क्या ले लिया है? ए ले लिया है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। कोई रोना गाना मचाना चाहता है इसमें? नहीं है। एक और क्वेश्चन फटाफट से, क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करो। बोलता है क्या है कि ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था रिएक्टेंट का एट टाइम टी। बोलता है कि टाइम लगा है वो कंप्लीट होने में, रिएक्शन को कितना लगेगा पूरे रिएक्शन को कंप्लीट होने में। अच्छा, रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब क्या है? रिएक्टेंट नहीं बचेगा, मतलब आर एफ जीरो। रिएक्शन कंप्लीट मतलब आर एफ जीरो, रिएक्टेंट कुछ नहीं बचेगा। फटाक से बताओ कौन सा आंसर होगा, कितना टाइम लगेगा? रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? गुड अनिमेश, वेरी गुड। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए था, रिएक्शन को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? आर एफ जीरो। टी बताओ कितना? अनुष्का वेरी गुड, रितेश गलत है। इक्वेशन चेक करो रितेश सही से। दिव्यांशु गलत है। रितेश अब सही है, आर्यन सही है, दिव्यांशु सही है, रेवान सही है। क्या यार, माँ भाई याद सा क्वेश्चन है क्या है इसमें? अब लिख सकता हूँ ना, ए ऐसे लिख रहा हूँ, ए माइनस जीरो इक्वल्स टू के टी। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन के टी, तो टी इक्वल्स टू ए बाई के। चलेगा? चलो, ये अपने पास, अब इस ग्राफ को समझो। ये ग्राफ क्या है? ये ग्राफ किसके किसके बीच का है? तो देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब आरएफ का ग्राफ है विथ रिस्पेक्ट टू टी। टाइम के रेस्पेक्ट में आरएफ का ग्राफ कैसा होगा? चलो देखते हैं अपन। सो हमको ये चीज तो पता है ना कि आर नॉट इक्वल्स टू क्या होता है। तो आर नॉट इक्वल्स टू अपने पास होता है, सॉरी, आर नॉट माइनस आर एफ इक्वल्स टू होता है अपने को के टी। तो यहाँ से आर एफ बराबर क्या लिख सकते हो? सो आर एफ बराबर क्या हो गया? इस के टी को इधर भेज दो, आर एफ को इधर भेज दो।
तो अपने पास आर एफ हो गया आर नॉट माइनस के टी। बस अब ग्राफ देखो क्या बनेगा। सो बोला कि आर एफ वर्सेस टी का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, लीनियर रिलेशन है। आर नॉट क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट, और माइनस क्या, माइनस के क्या हो जाएगा, स्लोप। तो देखो यहाँ ध्यान दो, के माइनस का स्लोप, ये इंटरसेप्ट कितना है, आर नॉट के बराबर, ठीक है, और ये स्लोप क्या हो गया, माइनस के बराबर। काम खत्म, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये ग्राफ बना लिया स्ट्रेट लाइन। कोई ऐसा जिसमें रोना गाना मचाना चाहता है तो जल्दी मचाओ, वरना फिर अपन आगे बढ़ेंगे। माइनस के हो गया स्लोप, आर नॉट हमको पता है, दैट इज इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट बोल लो या सी बोल लो। सो यहाँ ग्राफ क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। मुझे ये बताओ कि ये लाइन जो कट करेगी यहाँ पे, ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट जल्दी बताओ तो मुझे, ये पॉइंट कितना होगा, जल्दी बताओ। जिस जगह लाइन कट करेगी वो पॉइंट क्या होगा, गुड, ए बाई के। ए बाई के का मतलब क्या है, वो टाइम जहां रिएक्टेंट जीरो हो गया, खत्म हो गया, मतलब रिएक्शन को खत्म होने में जो टाइम लगा, दैट इज ए बाई के, काम खत्म। या ऐसे बोल सकते हो कि आर एफ जीरो पुट कर दिया, आर सॉरी आर आर क्या बोलते हैं इसको, हाँ आर एफ जीरो पुट कर दिया, आर एफ जीरो पुट कर दिया तो क्या हो गया, ए बाई के, दैट इज आर नॉट बाई के। चलेगा? कोई रोना चाहता है इस पे, नहीं रोना चाहते, जल्दी छापो, फिर पीछे वाला कराता हूँ मैं, जल्दी छापो। दिव्यांशु रुक जा बेटा, पहले इसको छाप लेने दो, फिर मैं पीछे वाला दिखा दूंगा। ये दो एग्जाम्पल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, अमोनिया का डिसोसिएशन और एचआई का डिसोसिएशन, दो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। जल्दी छापो। छाप लिया क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन छाप लिया? ग्राफ का नाम क्या है, concentration of reactant versus time graph। concentration of reactant versus time graph। चलो ठीक है, दिव्यांशु फटाफट छापो इस क्वेश्चन को। इसके पीछे वाला छापो भाई।
ये भी छाप, कोई दिक्कत नहीं। डन है, चलो ठीक है। सो अब अपन आते हैं इसके आगे की कहानी, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब डेफिनेटली इंटीग्रेटेड रेट लॉ इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो है फर्स्ट ऑर्डर। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, सबसे अधिक इसी से क्वेश्चन आता है। जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इनसे बहुत रेयर, जनरल से बहुत रेयर, फर्स्ट ऑर्डर सबसे अधिक क्वेश्चन देने वाला है। चलो भैया बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। सेम वही कहानी, आर से पी बन रहा है, इक्वेशन डिराइव करना है अपने को। चलो, सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आर एफ, टाइम यहाँ पे 0, यहाँ टाइम t लगा। इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। सो माइनस, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इक्वेशन सीधे, माइनस डी आर बाई, और इसका डेरिवेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइनस डी आर बाई डी टी, दैट इज रेट इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर। पावर क्या रहेगा? 1, फर्स्ट ऑर्डर है। चलो ठीक है, जिसको नहीं याद है वहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, रेट इक्वल्स टू क्या होगा, तो माइनस डी आर बाई डी टी, ये हमको पता है। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं, माइनस डी आर इक्वल्स टू, इस आर को नीचे, इस डी टी को इधर, ठीक है। सो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इक्वल्स टू के डी टी। अब दोनों साइड हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेटिंग, ठीक है। सो इंटीग्रेशन जैसे दोनों साइड करेंगे तो अपने पास कहानी क्या हो जाएगी। सो ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी आर अपॉन आर, कहाँ से कहाँ तक, तो आर नॉट से लेके आर एफ तक इक्वल्स टू के डी टी का इंटीग्रेशन 0 से लेके टी तक। अब मुझे ये बताओ, फटाफट से मुझे ये बताओ कि इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, मुझे जल्दी से बता दो कि इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इस वाले का इंटीग्रेशन कितना होगा। तो भैया इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो हमको पता है कि इंटीग्रेशन में क्या आएगा। सो हमको, जिसको नहीं पता वो इधर ध्यान दे लो, सिंस dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x होता है। सो dr बाई r का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, ln r हो जाएगा, ठीक है। सो चलो इसको ध्यान दो, तो हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r लिमिट r नॉट से लेके r तक इक्वल्स टू के टी। ऑब्वियस है ये 0 से लेकर टी तक है, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि टी 0 से लेकर टी तक। चलो मैथ्स वालों को तो दिक्कत यहाँ कुछ नहीं होगा, बायो वालों को थोड़ा तकलीफ हो सकता है, लेकिन इतने बार ये इंटीग्रेशन कर चुके हो बेसिक इंटीग्रेशन की, अब आपको आइडिया है, तो अब आपको कोई समस्या इसमें नहीं है। चलो, सो ये आपके पास, अब यहाँ लिमिट पुट करो, ये आर एफ है, इसमें लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस एल एन आर एफ माइनस, ये ध्यान दो, माइनस एल एन आर नॉट इक्वल्स टू के टी, ठीक है। अब देखो इस चीज को ध्यान दो, इस माइनस को अंदर लेके आ सकते हैं। सो माइनस को अंदर लेके आओगे तो आपके पास क्या कहानी बन जाएगी, सो एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर एफ, कहानी उल्टी हो जाएगी, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के टी। समझो इस चीज को, इस माइनस को जैसे अंदर ले आते, तो इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, तो मैंने इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया। चलो अब ये आगे क्या कहानी जाएगा लेके, सो इसको ध्यान दो, एल एन ए माइनस एल एन बी क्या होता है, एल एन ए माइनस एल एन बी, एल एन ए बाई बी, याद करो लॉग में पढ़े थे। सो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई, एल एन आर नॉट अपॉन आर एफ इक्वल्स टू के टी। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन के आ जाता है, ठीक है, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अब यहाँ आपके जीवन में एल एन आ चुका है, कोई उपाय नहीं है पीछा छुड़ाने का, ठीक है। चलो इसको चाहो तो एक और भी तरीके से लिख सकते हो, कैसे, हमको पता है कि ln को चाहे तो हम लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इसको चाहो तो ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2.303 लॉग आर एफ अपॉन, सॉरी आर नॉट माइनस आर एफ,
आर नॉट माइनस आर एफ इक्वल्स टू के टी। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग को आप किसमें एलएन को किसमें कन्वर्ट कर लो, लॉग में कन्वर्ट कर लो। चाहो तो आप इसी चीज को एक और भी तरीके से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, देखो यहाँ चूंकि बेस ई है तो ई क्या करेगा, जाएगा और इसको एक लात मारेगा और ऊपर इसको भेज देगा। तो हमको पता है कि चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान दो तो, सो आर नॉट बाई आर एफ इक्वल्स टू ई टू द पावर के टी। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे ये गया, ई ने एक लात मारा, के क्या चला गया, ऊपर साइड चला गया। ठीक है, सो चाहो तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, आर नॉट बाई आर एफ इक्वल्स टू ई टू द पावर के टी। एनसीईआरटी में देखोगे तो ये इसको लाके इधर रख देगा और ई टू द पावर माइनस के टी हो जाएगा। बाकी उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसको बस इधर रख दिया, इसको उठा के इधर भेज दिया। सो वहां देखोगे तो आर एफ इक्वल्स टू आर नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी, मतलब क्या है, सेम ही है। सो ये तीन तरीके से इक्वेशन को आप लिख सकते हो, और यही इक्वेशन आपको फिजिक्स में भी आएगी। जब फिजिक्स में आएगी तो वहां पे बस ये बदल जाएगा, न्यूक्लियर रिएक्शंस में जब आएगा सो वहां इक्वेशन हो जाएगा एन नॉट अपॉन एन इक्वल्स टू ई टू द पावर के टी। सो जब ये देखोगे तो ये फिजिक्स में इस्तेमाल होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में, न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये इक्वेशन इस्तेमाल होता है। ठीक है, एन नॉट बाई एन इक्वल्स टू ई टू द पावर के टी, वहां एन इक्वल्स टू एन नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी लिखा जाता है। बाकी यही इक्वेशन है, कुछ अलग नहीं है। सो ये आपके पास कहानी हो गई रिगार्डिंग फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। फटाफट छापो, फिर इसके क्वेश्चंस देखेंगे कैसे इसके क्वेश्चंस बनते हैं। किसी को तकलीफ हो तो पूछ लेना कि भैया हमको समझ नहीं आया, इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में डेरिवेशन भी सीधे दे देता है। छापो फटाफट से, शुरू हो जाओ, छापो फटाफट से। किसी को तकलीफ है तो हैंड रेज करो और पूछ लो। छापो फटाफट से।
छाप लिया? छाप लिया? जल्दी बताओ, क्वेश्चंस करने हैं, टाइम बहुत कम है अपने पास। करो करो करो, छापो यार, करो जल्दी छापो। चलो ठीक है, तो आई गेस छाप लिए होगे, ठीक है। चलो इसको क्वेश्चंस देखते हैं, पहले ग्राफ बाद में समझाऊंगा, क्वेश्चंस पहले देखते हैं इसके, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं, इक्वेशन खटाक से दिमाग में हिट कर जाना चाहिए। रेट कांस्टेंट दे दिया, मतलब के अपने को पता है, डन। बोलता क्या है, बिगिंस विथ 0.1 मोलर, मतलब आर नॉट हमको पता है, डन, दो चीज पता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बोलता क्या है कि व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल रिमेन, मतलब अपने को पूछा है कि आर एफ कितना होगा आफ्टर 3 आवर्स। टाइम आपको दे दिया 3 आवर्स। 3 आवर्स का मतलब क्या है, देखो ये पर मिनट में दिया है, तो आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आवर को सीधे मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो 3 आवर का मतलब क्या हो गया, 3 × 60 मिनट्स, क्योंकि हमको यूनिट किस में दिया है, मिनट में दिया है। अब फटाफट से मुझे बताओ कि आर एफ कितना होगा। मैं एक प्री रिक्विसाइट आपको नॉलेज दे देता हूँ, आपको यहाँ पे एक डेटा यूज करना पड़ सकता है। e⁻ 0.918 इक्वल्स टू 2.5 होता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपको डेटा यहाँ दे दे रहा हूँ कि 0.918 इक्वल्स टू 2.5 होता है। चलो सॉल्व करो फटाफट से इसको, आर एफ आपको निकालना है, आर एफ क्या होगा, इक्वेशन डालो, सॉल्व करो। फटाक से इक्वेशन डालो, सॉल्व करो। करो सॉल्व फटाफट से। हाँ स्क्रीन शेयर आ गया, दिव्यांशु हट गया था, आ गया, क्वेश्चन डाल रहा था, करो सॉल्व। लंबा टाइम लग सकता है, ये मैं मान सकता हूँ, लेंदी हो सकता है, पर सॉल्व करो इसको आराम से। अभिषेक सही है, अनुष्का अनुष्का गलत है बाबू, थोड़ा फिर से चेक करो, थोड़ा गलत है, ध्यान दो फिर से। चलो अनिमेश ठीक है, नहीं कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ है अनिमेश, थोड़ा एक बार चेक करो, थोड़ा कहीं एरर किए हो, कहीं पॉइंट पॉइंट का एरर किए हो, बाकी ठीक है। चलो चेक करो, एक बार करके देखो, हो सकता है। हाँ ठीक है, नहीं सही है, सही है, सही है। दिव्यांशु गलत है, दीक्षा सही है, अनिमेश सही है, ठीक है।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पॉइंट में लाओ, मतलब मेरे दिमाग में पॉइंट वाली चीज चल रही थी। चलो ठीक है, करते हैं अपन इसको फटाफट से। तो अपने को इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो अपने पास इक्वेशन है ln r नॉट अपॉन r इक्वल्स टू kt। डन है। चलो ln r नॉट बाई r, इसको ऐसे कैसे लिख लिया, kt, k कितना दिया हुआ अपने को 0.005, so 0.005 मल्टीप्लाइड बाई 51 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना दिया है 3 इंटू 60। तो ये सॉल्व करोगे तो 0.918 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.918 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको पता है इसका बेस ई है, तो बस करना क्या, उठा के उधर पटक दो इसको। सो अपने पास क्या आ गया, आर नॉट अपॉन आर इक्वल्स टू 10 रेस सॉरी ई रेस टू ई का पावर 0.9। हाँ ठीक है, सो ये अपने पास आ गया e टू द पावर, सॉरी कुछ गड़बड़ है डेटा, हाँ e टू द पावर 0.918। ठीक है, सो ये 0.918 अपने पास डेटा दे दिया था मैंने, दैट इज दिस इज 2.5, तो ये बराबर कितना हो गया 2.5। डन है। सो इसके आगे आओ तो ये अपने पास आर नॉट की वैल्यू दी हुई है, आर नॉट अपने को कितना दिया हुआ है, सो आर नॉट अपने को दिया हुआ है 0.1। ठीक है, सो आर नॉट अपने को दिया हुआ है 0.1, तो 0.1 अपॉन आर इक्वल्स टू आर इज आर एफ। ठीक है, तो आर एफ इक्वल्स टू 2.5। तो इसको सॉल्व करो तो भैया यहाँ आर एफ जो आ गया वो आ जाएगा, इसको इधर भेज दो, तो 0.1 अपॉन 2.5 इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.04। ठीक है, सो अपने पास फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया 0.04। अब बोलता क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट हमने बता दिया, लिया कितना था 0.1। अगर आपसे पूछे कितना रिएक्ट कर गया तो भी बता सकते हो, जितना लिया था माइनस जितना बच गया। डन है। कोई ऐसा जो इसमें रोना चाहता है, जल्दी बताओ, कोई ऐसा जो इस क्वेश्चन में रोना चाहता है। आपको कभी भी लॉग एंटी लॉग की वैल्यू लगा के देगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। सिंपल वाले में नहीं लगाएगा, बाकी कॉम्प्लेक्स देगा तो लगा के देगा। बढ़े आगे, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान दो। बोलता क्या है 20% रिएक्ट हो रहा है 10 मिनट में, 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। दो इक्वेशन बनाओ, फटाफट सॉल्व करो, खुद से लॉजिक लगा के सोचो कैसे सॉल्व करोगे। दो केस ले लेना, एक 20% वाला, एक 75% वाला, और दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 20% में 10 मिनट लगा, 75% में कितना लगेगा। यूनिटरी मेथड नहीं लगाना, यूनिटरी मेथड लगाओगे तो गलत हो जाएगा, दोनों के लिए अलग अलग केस बनाना पड़ेगा। बनाओ, सॉल्व करो फटाफट से। 20 मिनट में बता दिया, 20% बता दिया 10 मिनट में, तो 75% होने में कितना टाइम लगेगा। करो सॉल्व फटाफट से। लॉग की वैल्यू आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेटर का यूज कर लो, कोई समस्या नहीं है। लॉग वॉग अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेना, कोई समस्या नहीं है। 20% के लिए बता दिया, 75% के लिए पूछा है कितना टाइम लगेगा। अच्छा, कितनों को लगता है ये सॉल्व कर लेंगे। टाइम लगेगा लेकिन कर तो लेंगे, कितनों को लगता है। टाइम लगे लेकिन कर लेंगे, बस दो लोग। क्या बात है, करो सॉल्व। चलो मैं दो इक्वेशन बना कर देता हूं, दो इक्वेशन में बना देता हूं, हिंट कर देता हूं। चलो अपने पास केस 1 देखो, यहां ध्यान दो। केस 1 जब 20% रिएक्ट किया है। अच्छा 20% रिएक्ट किया होगा तो हम मान लो कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, समझो मैं इक्वेशन लिखता हूं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर ए रहा होगा, 20% रिएक्ट कर गया, ए का 20% रिएक्ट कर गया मतलब कितना रिएक्ट कर गया 0.2, तो बचा होगा 0.8 ए इक्वल्स टू के इंटू 10, सीधे लिख लिया ln a अपॉन 0.8 a इक्वल्स टू के इंटू 10। कोई रोना चाहता है इसमें, नहीं। सेकंड वाले के लिए लिखते हैं केस 2, जब 75% रिएक्ट कर गया,
बाबू जब 75% रिएक्ट कर गया तो बचा कितना होगा अपने पास? 25%। तो लिख सकते हैं ln a अपॉन 25% बचा, मतलब 0.25 a इक्वल्स टू k इंटू टी। अपने को t बताना है। ये समझ आया क्या? अब दोनों इक्वेशन का यूज करो और सोचो t कैसे पता चलेगा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दोनों का यूज करके t निकालो। खोपड़े में गया है? कितनों को ये भेजे में नहीं गया है? नहीं समझ में आ रहा है अभी भी क्या करना है? कैसे लिख दिया ये इक्वेशन? अनुष्का समझ में आया क्या कैसे लिखा? अनुष्का, दिव्यांशु समझ आया? दीक्षा जल्दी मुझे बताओ समझ आया कि नहीं आया? चलो अब कितने हैं जो बोल सकते हैं कि अब तो हम कर लेंगे सॉल्व, अब दिक्कत नहीं, अब हम सॉल्व कर लेंगे। लॉग निकालने के लिए कैलकुलेटर यूज करना, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेटर यूज कर लो, कोई समस्या नहीं है। इंटरनेट से निकालना निकाल लो, अब सॉल्व हो जाएगा। दोनों को डिवाइड करके फटाक से निकाल लोगे। सॉल्व करो अब। आर्यन वेरी गुड, तमन्ना वेरी गुड, अनिमेश हो जाएगा। चलो डन है? हाँ ठीक है, करो करो करो, कोई दिक्कत नहीं, करो। दिव्यांशु वेरी गुड, देख के अच्छा लग रहा है कि हाँ ठीक है सॉल्व हो रहा है। टाइम लगाओ कोई बात नहीं, सही सॉल्व करो। अनुष्का गलत है बेटा, तूने लॉग वॉग गलत लिया है। एलेन है, ध्यान रखना, लॉग नहीं है ये। अनुष्का वेरी गुड। चलो तो मैक्सिमम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, कुछ करना नहीं था। बेसिकली जिनका नहीं हुआ वो घर पे ट्राई करना। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, ए और ए तो देखो यही कैंसिल आउट हो गया। बेसिकली बस लॉग के वैल्यू के साथ खेलना है। दोनों को डिवाइड करोगे तो के भी कैंसिल आउट हो जाएगा, टी की वैल्यू चली आएगी। ठीक है, तो बस दोनों को डिवाइड करो, घर पे ट्राई करना, नहीं हो तो अगले क्लास में पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कल एक्स्ट्रा क्लास होगी, मैं अभी बता दे रहा हूँ, कल एक्स्ट्रा क्लास होगी। ये क्वेश्चन आपका गृह कार्य है, आराम से घर पे ट्राई कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका गृह कार्य है, आराम से घर पे ट्राई कीजिएगा। इसका लिख लो, घर पे आराम से ट्राई करना है इसको। रिएक्शन दिया है, बता दिया फर्स्ट ऑर्डर है, के की वैल्यू बता दी है। बोलता है कितना परसेंट SO2Cl2 है वो डिकम्पोज होगा हीट करने पे 30 मिनट तक, कितना परसेंट डिकम्पोज होगा। तो पहले लिया कितना था वो ए मान लेना, बचा कितना वो निकाल लेना, लिया में से बचा माइनस कर दो, डिवाइडेड बाई जितना लिया इंटू 100 परसेंटेज आ जाएगा। फॉर अ टाइमिंग मान लो ए लिया, बचा है 0.2 ए, तो कितना परसेंट गया, ए माइनस 0.2 ए डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 100। और दीक्षा आंसर नहीं देखा बेटा, 63 के आसपास आंसर आएगा, 62 63, ठीक है। चलो 62 पॉइंट समथिंग। सो इसके साथ आज की सभा समाप्त है। कल की क्लास की टाइमिंग आपको ग्रुप में आ जाएगी, उस टाइम में आप क्लास में आ जाइएगा, अपन क्लास कर लेंगे, ठीक है। चलो तो इसी के साथ आज की सभा विराम लगाते हैं। किसी को डाउट है तो पूछ लो, बाकी जनता जा सकती है। बोलो अनिमेश।
सर एक बार फर्स्ट ऑर्डर वाला निकालिएगा स्लाइड। हाँ। सर जो डेरिवेशन किए हम्म, सर ये स्टेप समझा दीजिए। बोलो कौन सा? ये वाला ln है ना, ln को log में कन्वर्ट करते हैं। log का बेस क्या होता है? 10 होता है। सो ln को जब log में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अनिमेष समझ में आया क्या? ओके सर। हाँ, ऐसे है, ये समझो कि ln x इक्वल टू होता है 2.303 log x। ठीक है, यहाँ बेस 10 है, यहाँ बेस e है। ओके, चलो ठीक है। और किसी का कुछ छूटा हुआ है? कल की टॉपिक, कल का इसी का आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर तक ही पढ़ना है, थर्ड तो बात ही नहीं करना। ठीक है, और ग्राफ के बारे में बात करेंगे। ग्राफ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। हाफ लाइफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो तो इसी के साथ आज की सभा विराम लगाते हैं। अगले क्लास में फिर आगे कहानी कंटिन्यू करेंगे। थर्ड ऑर्डर नहीं होता, अनुष्का होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन अपन पढ़ते नहीं है, जरूरत नहीं है। अब 2 से हमको काम चलता है, थर्ड बहुत रेयर है, फर्स्ट सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फर्स्ट। ठीक है, चलो ठीक है, तो इसी के साथ आज की सभा समाप्त। बाय बाय।